हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल 21 कॉर्नर्स। हमारा ये चैनल कवर करता है CDS, CAPF, NDA, FCAT, CGL, CPO, MTS, CHSL और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रियम्बल एंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटी का एक टॉपिक है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल, शेड्यूल और कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यह है हमारा प्रियम्बल, जिसके अंदर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इन टर्म्स का मतलब क्या है, चलिए पहले मैं आपको टर्म्स का मतलब समझाता हूँ। देखिए, यह है सोवरन। सोवरन का मतलब होता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट फ्री है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस को लेने के लिए। वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है किसी के भी सामने। तो ये होता है सोवरन का मतलब। देखिए, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है ये एक तरीके की टाइप ऑफ इकोनॉमी है। मतलब कि तीन तरीके की इकोनॉमी होती है। पहली कैपिटलिस्ट, जिसके अंदर सारा जो मार्केट का व्यू होता है वो प्राइवेट कंपनीज़ के बारे में होता है। दूसरी कम्युनिस्ट, जिसके अंदर सारी की सारी बड़ी मार्केट्स और बड़ी कंपनीज़ ये गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। तीसरी सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब जो इंडिया के अंदर है, जैसे कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास हैं और कुछ चीज़ें प्राइवेट कंपनीज़ के पास हैं। तो ये होता है सोशलिस्ट। देखिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएसए की है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो है चाइना। तो चाइना की है एक कम्युनिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी है अपनी इंडिया की। तो देखिए, अगले टर्म्स देखते हैं। यह है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलर का मतलब है कि हमारी इंडिया का या हमारी स्टेट का कोई अपना एक रिलीजन नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो ये होता है सेक्युलर। चौथा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये होती है डेमोक्रेसी की एक हम कह सकते हैं एक स्टेटमेंट। तो इसका मतलब है इसमें जनता को सर्वोपरि रखा गया है। जनता की ही मर्जी चलेगी, जनता के ही वजह से गवर्नमेंट आएगी और सारा काम होगा। तो ये होता है डेमोक्रेटिक। पांचवा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हम अपने स्टेट ऑफ हेड, मतलब कि जो हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट है, कंट्री के प्रेसिडेंट है या फिर स्टेट के हेड हैं, वो पोस्ट किसी भी व्यक्ति के लिए खुली हुई हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए तो वो उसमें अपना चुनाव लड़ सकता है। तो ये होता है रिपब्लिक का मतलब। चलिए अब देखते हैं टर्म्स आगे। सिक्योर टू ऑल द सिटीजन्स। हम क्या सिक्योर करते हैं? जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो हमारा प्रियम्बल कहता है कि हम अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए सिक्योर करते हैं जस्टिस। जस्टिस मतलब कि तीन तरीके के जस्टिस होंगे, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। दूसरा है लिबर्टी। लिबर्टी होगी पांच तरीके की, थॉट की, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इन पांच तरीके की होगी लिबर्टी। और तीसरा है इक्वालिटी। इक्वालिटी दो तरीके की, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, ये एग्ज़ाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कितने तरीके की या फिर कौन कौन सी जस्टिस हमें हमारा प्रियम्बल सिक्योर करता है, या फिर लिबर्टी कितने तरीके की हैं, या फिर इक्वालिटी कितने तरीके की हमारा प्रियम्बल हमारे लिए सिक्योर करता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमारा जो प्रियम्बल था उसके ऊपर कुछ चीज़ें हुई, मतलब उसमें कुछ अमेंडमेंट करने थे। तो क्या हुआ, 1960 में एक केस आया, बेरूबरी केस। तो ये केस क्या था? बेसिकली ये केस था कि जब इंडिया और बांग्लादेश का डिवीज़न हो रखा था, मतलब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहते थे पहले बांग्लादेश को। तो जब उसमें डिवीज़न हो रखा था तो एक ब्रिटिशर्स थे, तो उन्होंने क्या किस तरीके से वो करा, सेपरेशन करा। उन्होंने क्या करा, थाने से थाना मिला के एक पूरा डिवाइडेशन कर दिया। तो क्या हुआ, जैसे ये मान लो एक घर है, अब ये आ रहा है बांग्लादेश में, ये रहा है इंडिया में। तो इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर सो रहा है, इधर उसका बेडरूम है तो वो सो रहा है इंडिया में, और अगर उसका यहाँ पे
कुछ भी काम करने का या कुछ भी है, ऑफिस है या फिर शॉप है, वो है बांग्लादेश में। तो ये बहुत दिक्कत सी हो गई थी, तो इसे हमें सेटल करना था। तो इसके लिए बोला कि प्रियम्बल में चेंज लाने पड़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया कि हम अभी प्रियम्बल में चेंज नहीं ला सकते, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1973 में एक केस आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, केशव नंदा भारती वर्सेस केरला स्टेट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को अपनी जो वर्डिक्ट दी थी, उन्होंने जो भी फैसला दिया था पहले 1960 में, उसको वापस लेने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इस केस में कुछ चीज़ें आ गई थी। ये केस मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये केस भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो आपको अलग से वीडियो बना के मैं उसमें समझाऊंगा। बस आप अभी यहाँ ये इतना याद कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में बोला था कि बेरूबरी केस में कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और 1973 में उसने अपना फैसला चेंज करा और बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट या फिर चेंजेस किए जा सकते हैं। तो दोस्त, हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ, मतलब कि चेंज हुआ प्रियम्बल में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस ईयर में हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ प्रियम्बल में। तो इस टाइम पे क्या किया गया, हमारे प्रियम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए। वो वर्ड्स कौन कौन से थे? वो वर्ड्स थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। देखिए अभी मैं दिखा देता हूँ आपको भी प्रियम्बल में, ये देखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो चलते हैं आगे। तो ये 3 वर्ड्स थे जो ऐड करे गए थे। दोस्तों, ये वर्ड्स बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, आप इन वर्ड्स को याद कर लीजिएगा कि ये 3 वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड करे गए थे। और ये आया कब था? ये आया था 1976 में। और दोस्तों, इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से बहुत सारी चीज़ों में चेंज आया था, तो इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब आते हैं शेड्यूल्स पे। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, लेकिन बाद में चेंज होने के बाद शेड्यूल कितने हो गए? 12। तो आज हम पूरे 12 के 12 शेड्यूल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, बस आप मेरे साथ ध्यान देते जाइए। देखिए, पहला शेड्यूल क्या कहता है कि जो हमारी इंडियन स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उसको डिफ़ाइन करता है कि मतलब जो एरिया है इंडियन स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का, वो डिफ़ाइन होता है हमारे पहले शेड्यूल में। ठीक है, दूसरे शेड्यूल की बात करते हैं। दूसरे शेड्यूल में देखिए, जो हमारे मेन ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, गवर्नर्स, ये सारे हमारे होते हैं मेन ऑफिसर्स। तो दूसरे में इनकी सैलरी डिसाइड करी गई है, दूसरे शेड्यूल में इनकी सैलरी डिसाइड करी गई। उसके बाद में तीसरे शेड्यूल में इनकी शपथ डिसाइड करी गई, इन्हीं मेन ऑफिसर्स की शपथ, कि ये शपथ किस चीज़ की लेंगे, कैसी शपथ लेंगे, तो ये तीसरे शेड्यूल में डिसाइड करी गई। उसके बाद आते हैं 4th शेड्यूल पे। 4th शेड्यूल क्या था दोस्तों? देखो, इसमें जो हमारी राज्यसभा होती है, राज्यसभा के अंदर सीट्स होती हैं, उन सीटों का बंटवारा हुआ कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी। तो ये सीट्स पॉलिटिकल लाइक एरिया ऑफ स्टेट और पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी गई स्टेट्स में। तो इसी को कहते हैं अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा हुआ या वितरण हुआ, तो इसे ही कहते हैं 4th शेड्यूल। अगला आते हैं 5th शेड्यूल में। देखिए, 5th शेड्यूल में क्या होता है? 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, मतलब कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है स्टेट की, जो भी उसका कंट्रोल होगा शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, उसके बारे में बात करी गई है 5th शेड्यूल में। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया कि जो भी कंट्रोल है या एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब, ST SC कम्युनिटी का, ट्राइब का, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या होगा उसके अंदर, तो ये बात करी गई है 5th शेड्यूल में। और इसमें 4 राज्य हमारे कवर नहीं होते। ये कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखिए, मैं इसको सिंपल तरीका बता देता हूँ एक याद करने का। देखिए अगले मैप में, तो दोस्तों ये है हमारा इंडिया का मैप, ये है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दोस्तों कितनी है? ये 7 स्टेट हैं। तो देखिए इसमें कैसे ये करा गया, ये जो स्टेट हैं इनको कैसे अलग करा गया। देखिए, ये है असम, यह है मेघालय, यह है त्रिपुरा एंड यह है मिजोरम। तो अगर आपसे कोई पूछे
कि शेड्यूल 5th शेड्यूल में कौन कौन सी स्टेट्स को कवर नहीं करा गया है, तो देखिए ये ऐसे करके यहाँ तक, तो मतलब कि हाफ मून बन रहा है। तो आप अगर हम आपको मैप आपके दिमाग में है तो आप इसे इजी तरीके से कर पाएंगे कि ये जो बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं, इन स्टेट्स का 5th कॉन्स्टिट्यूशन में बात नहीं करी गई है। देखिए तो इनकी बात कहाँ करी गई है, इनके ST और ST ट्राइब्स की। तो देखिए ये है 6th शेड्यूल, इसके अंदर बात करी गई है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का कैसे हैंडल होगा, किन का, ये 4 स्टेट्स का, जो 4 स्टेट्स 5वें शेड्यूल में नहीं थी। तो समझ आया आपको कि ये इन 4 स्टेटों का शेड्यूल 6 में बात करी गई है। तो देखते हैं आगे 7th शेड्यूल क्या कहता है। 7th शेड्यूल में दोस्तों सेंटर और स्टेट के बीच में क्या पावर्स होंगी, किसके पास कौन सी पावर होगी, तो इस तरीके से डिसाइड करा गया। जैसे कि अगर हम यूनियन की बात करें तो इस यूनियन के अंदर 100 सब्जेक्ट्स हैं, 100 पावर दी गई हैं यूनियन को, जिसके ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब कि केंद्र की सरकार जो अभी बीजेपी है वो फैसले लेगी। तो ये हैं 100 सब्जेक्ट्स। उसके बाद अब बात आती है स्टेट्स की। तो स्टेट्स के फैसले जो भी होंगे वो स्टेट की गवर्नमेंट लेगी, मतलब कि जैसे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु सरकार की जो भी गवर्नमेंट होगी वही उसके ऊपर फैसले लेगी। तो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं कुछ, और कुछ हैं कनकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट। तो देखिए स्टेट में अब कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट में अब हैं 61 सब्जेक्ट, और कनकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कनकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं 52 सब्जेक्ट्स। देखिए दोस्तों पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो स्टेट को सब्जेक्ट दिए गए थे 66, लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, जो 1976 में आया था, इसके द्वारा जो इसके 5 शेड्यूल्स थे या 5 सब्जेक्ट थे वो कंकरेंट लिस्ट में दे दिए गए। तो कंकरेंट लिस्ट में पहले सब्जेक्ट थे 47, और ये कितने हो गए, ये हो गए 52। तो दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसके सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया। तो इसे ही कहते हैं हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें 3 तरीके के वर्ड्स प्रियम्बल में ऐड करे गए थे। ये देखिए ये कौन कौन से वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने या इस अमेंडमेंट एक्ट ने ये काम करे थे, तो आप याद कर लीजिएगा इसे ज़रूर। उसके बाद बात करते हैं 8th शेड्यूल की। तो 8th शेड्यूल में क्या आता है, देखिए 8th शेड्यूल में जो भी हमारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, किसी स्टेट की कोई, जैसे अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है तेलुगु। तो ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस की बात करी गई है। तो इसमें टोटल लैंग्वेज हमारी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो टोटल लैंग्वेज थी हमारी 14, लेकिन अमेंडमेंट होते होते, चेंजेस होते होते ये आज के टाइम पे लैंग्वेज हो गई हैं टोटल 22। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा कि पहली लैंग्वेज कौन सी थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड करी गई थी। तो ये कौन सी थी दोस्तों, ये थी सिंधी। देखिए सिंधी को हमने ऐड करा था 1976 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा थी, ये थी 21st अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो इसे आप डायरेक्ट याद कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में 3 लैंग्वेज ऐड हुई, कब, 1992 में। ये कौन कौन सी थी, कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली। अगर आप देखें टिस यूनिवर्सिटी का पेपर, तो उसमें इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि 71st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 द्वारा कौन सी लैंग्वेज ऐड करी गई थी। तो ये है कोंकणी, मणिपुर एंड नेपाली। तो दोस्तों अगले देखते हैं, एक रिसेंट जो लैंग्वेज ऐड हुई हैं वो हुई हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये किसके द्वारा हुई हैं, 92nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2003। तो देखो जो हमारा जो 22 लैंग्वेजेस बनी हैं, मतलब देखो 18 लैंग्वेजेस यहाँ तक हो गई थी, 18 लैंग्वेजेस, लेकिन लास्ट में जो 4 लैंग्वेज ऐड हुई हैं और जिसके कारण 22 ये हो गया था, ये हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं शेड्यूल,
ये आता है दोस्त 9th शेड्यूल। इसमें कहते हैं वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। मेन है इसमें लैंड एक्वायरी। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी शेड्यूल शुरू होने से पहले कि हमारे पहले 8 शेड्यूल थे, लेकिन अमेंडमेंट एक्ट के कारण, चेंज होने के कारण ये शेड्यूल टोटल कितने हो गए? 12। तो अब मैं बताता हूँ आपको ये कैसे ऐड हुए। देखिए जो 8 शेड्यूल थे ये यहाँ फिनिश हो गए थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन जब 9 शेड्यूल आया, ये कब आया? ये दोस्तों हमारा पहला फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कब? 1951 में। इसके द्वारा ये शेड्यूल को ऐड करा गया और इसके अंदर जैसे कि हमारी लैंड थी, बहुत सारी लैंड पे बहुत काम होना था, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना है अगर, या फिर कोई कोयले का पावर प्लांट बनना है, यहाँ गवर्नमेंट को ज़मीन चाहिए रोड बनाने के लिए, तो उसको कैसे एक्वायर किया जाएगा, कैसे चीज़ें करी जाएंगी, तो इसके ऊपर हमारा पहला ये शेड्यूल ऐड हुआ, 9 शेड्यूल, मतलब कि 9 शेड्यूल। तो उसके बाद में देखिए जो हमारा 10 शेड्यूल है ये भी किसी अमेंडमेंट एक्ट द्वारा चेंज हुआ, मतलब कि आया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो ये क्या कहता है दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो पावर में होते हैं वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं, मेन पार्टी से किसी अपोजिशन की पार्टी में चले जाते हैं, और जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है अपोजिशन पार्टी को। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमने एक लॉ बनाया जिसके कहते हैं एंटी डेफेकेशन लॉ, जिसके अंदर क्या डिसाइड किया जाता है, डिसक्वालिफिकेशन क्या होंगी मेंबर्स की। तो ये हमारा ऐड हुआ 10 शेड्यूल में। दोस्तों जैसे जैसे ज़रूरत आई वैसे वैसे चीज़ें चेंज हुई, तो इसी तरीके से शेड्यूल भी बढ़ते गए और लॉज भी बढ़ते गए। तो देखो ये कब ऐड हुआ? ये ऐड हुआ 1985 में। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐड हुआ दोस्तों? ये हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, तो ये हुआ 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1985 में। ये आप नोट कर लीजिए ना। अगला देखते हैं 11th शेड्यूल। दोस्तों 11th शेड्यूल में क्या होता है, इसमें हमारी पंचायत बनी और कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ बनी। तो इन दोनों की पावर क्या क्या होंगी? जैसे कि सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइड करी गई थी, ऐसे ही पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी पावर का वितरण हुआ, मतलब कि डिवाइडेशन हुआ। तो देखो ये जो पावर दी गई पंचायत को, ये 11th शेड्यूल द्वारा दी गई। ये कितने मैटर्स दिए गए? इन्हें 29 सब्जेक्ट्स दिए गए कि ये 29 सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये शेड्यूल कब ऐड हुआ? ये शेड्यूल ऐड हुआ दोस्तों 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में। ठीक है, तो ये ऐड हुआ 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इनको 29 मैटर्स दिए गए कि आप इन चीज़ों पे काम करिए। पंचायत को बोला गया कि आप 29 मैटर्स पे काम करेंगे। और म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें, म्यूनसिपैलिटीज़, यह है 12th शेड्यूल। म्यूनसिपैलिटीज़ कैसे ऐड हुआ दोस्तों? ये हुआ 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो इसमें बोला गया कि म्यूनसिपैलिटीज़ कुछ सब्जेक्ट्स पे काम करेंगी, और ये सब्जेक्ट्स कितने होंगे नंबर में? ये सब्जेक्ट्स होंगे 18। ठीक है, तो 18 सब्जेक्ट पे म्यूनसिपैलिटी काम करेगी और 29 सब्जेक्ट पे विलेज काम करेगा, विलेज पंचायत। तो दोस्तों अब मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, आपको शायद उस तरीके से हेल्प हो पाए, या फिर आप अपना तरीका भी बना सकते हैं। तो देखो ये जो 9 शेड्यूल एक्ट हुआ ये हुआ फर्स्ट से। ठीक है, जो 10th शेड्यूल ऐड हुआ वो हुआ 52nd, मतलब देखो लास्ट में क्या आ रहा है? सेकंड, तो आपको इससे हिंट मिल जाएगा। ठीक है, 11th शेड्यूल जो ऐड हुआ वो हुआ 73rd। ठीक है, और जो 12th शेड्यूल ऐड हुआ वो हुआ 4th, मतलब कि 74th, इसमें लास्ट में आ रहा है 4th। तो आपको इससे बहुत इजीली हिंट मिल जाएगा और आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं आगे। दोस्तों मैं आपको एक वर्ड का मतलब बताना चाहता हूँ यहाँ पे। देखिए एक जो वर्ड था यहाँ पे, कंकरेंट लिस्ट, ये क्या होता है? इस कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी पावर्स होंगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर यूनियन और स्टेट दोनों मिलके सोचेंगे और दोनों मिलके एक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इसमें काम करेगी, लेकिन एक ख़ास चीज़ हमें दी गई है इसमें। अगर यूनियन और स्टेट के बीच में कोई झगड़ा होता है कि किसकी चलनी चाहिए, या फिर मेजॉरिटी किसकी होती है, या फिर किसी समाधान पर नहीं आ पाते, तो उस केस में
यूनियन सर्वोपरि रखी जाएगी, मतलब कि यूनियन की गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा। तो इसका मतलब है ये होता है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं प्रियम्बल को। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रियम्बल को। ठीक है, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा, आर्टिकल 32 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है और जो आपको सीरियसली हेल्प करने वाला है। तो आप टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्स में आपको इससे बार बहुत ही रेयर चीज़ें मिलेंगी, इसी में से ही सब कुछ आता है। तो बढ़ते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चंस में क्या है, पहला क्वेश्चन कि कौन से ईयर में बेरूबरी का केस आया था। दोस्तों अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि बेरूबरी का केस आया था, इसमें बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो डिवीज़न हुआ था। तो ये कब आया था मैंने आपको अभी बताया, तो जल्दी से आप सोचिए। यस, ये आया 1960 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अगला देखते हैं, ये सेक्युलर वर्ड, मैंने आपको बताया था अभी वर्ड के मीनिंग। तो ये सेक्युलर वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड करा गया था, इस वर्ड का मतलब क्या है। देखिए ऑल रिलीजन्स, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा, स्पेशल इंपॉर्टेंस टू अ रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। तीसरा, वन रिलीजन इज़ प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। चौथा, नन ऑफ दिस। तो देखो मैंने आपको बताया था कि सेक्युलर का मतलब होता है कि सारी जितने भी धर्म हैं उनको बराबर रखा जाएगा और स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, सारे धर्म, कोई भी बंदा किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है। तो मतलब इसका कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए अब अगला है सेक्युलर। ये क्वेश्चन वही है दोस्तों, सेक्युलर का मतलब है रिलीजन सेम होना चाहिए, आए गवर्नमेंट के आइज में। अब देखते हैं अगला, ये है 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, आपको हिंट भी दी थी मैंने। तो ये देखिए 8 जो शेड्यूल्स हैं वो पहले ही बन चुके थे और जो 9वां शेड्यूल आया, 9वां 10वां 11वां 12वां ये आया बाद में। तो मैंने आपको बताया था 9th शेड्यूल जो आया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आया, 10th शेड्यूल आया 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, जो 11th शेड्यूल आया वो आया 73rd एंड जो 12th शेड्यूल आया वो आया 74th अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रहेगा आपसे ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरियाज़ के लिए। ठीक है, तो देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये हो गया हमारा शेड्यूल्स, ये हो गया 5th शेड्यूल जिसके अंदर बात करी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सेप्ट, मतलब कि सिर्फ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के। लेकिन जो 6th अमेंडमेंट एक्ट, 6th शेड्यूल में जो बात करी गई है वो किसके बारे में बात करी गई है, वो इन 4 स्टेट्स के बारे में बात करी गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको याद हो गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, देखो मेघालय 6th शेड्यूल में है इसका मेंशन, त्रिपुरा है इसका मेंशन, मिजोरम इसका भी मेंशन है, लेकिन मणिपुर इसका मेंशन नहीं है। इसकी जगह किसका मेंशन है, इसकी जगह मेंशन है असम। ठीक है, तो ये 4 स्टेट्स हैं जिनका मेंशन 6th शेड्यूल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर कोई भी एक नई स्टेट क्रिएट होती है तो कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया था, पहला शेड्यूल हमारा क्या कहता है, एरिया इंडियन स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का। तो मतलब कोई भी अगर न्यू स्टेट ऐड हो रही है तो हमारा कौन सा शेड्यूल अमेंड करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। यस, ये है पहला शेड्यूल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव डोमिनियन स्टेटस वॉज अ प्रपोजल इन, ये कौन सी
मिशन का प्रपोजल था या कौन से प्लान का प्रपोजल था? तो इसका आंसर मैं आज आपको देता हूँ। ये था दोस्तों क्रिप्स मिशन का, जो कब आया था? 1942 में आया था ये। तो इसी मिशन का प्रपोजल था कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस होगा, लेकिन हमारे नेहरू ने और भी पॉलिटिकल लीडर्स ने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, सब ने इसको इनकार कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और मैं इसका आंसर आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो देखो क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड द ड्राफ्टिंग कमेटी, मतलब कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।